हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑफ टॉपर सिस्टम। तो क्लास 10th वालों, कल आपका मैथ्स का पेपर है, तो मैथ्स के पेपर के लिए मैं आज आपको कराने वाला हूं कंप्लीट मैथ्स का रिवीजन। सारा 14 का 14 चैप्टर, ऑल 14 चैप्टर का रिवीजन कराने वाला हूं। तो ये वीडियो, ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को मिस नहीं करना। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपके क्लास 10th मैथ्स का पहला चैप्टर, रियल नंबर। रियल नंबर से जितने भी फॉर्मूले हो सकते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा कुछ कराएंगे। ध्यानपूर्वक देखना। रियल नंबर आपका पहला चैप्टर है और इससे जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। HCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये बहुत बार पूछा जाता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में और सब्जेक्टिव फॉर्म में, यानी 1 मार्क्स से 2 मार्क्स तक ये पूछा जा सकता है। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ से हम HCF निकाल सकते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइड बाई LCM। LCM निकालना हो तो HCF डिवाइड हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला फॉर्मूला ये, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बहुत बार पूछा जाता है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 पूछ लेगा, रूट 3 पूछ लेगा, रूट 2 पूछ लेगा। इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसको प्रूफ कैसे करना है, ध्यान से देखना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है, पहले हम इसको रेशनल नंबर मान लेंगे। क्या मान लेंगे? अज्यूम दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हम क्या अज्यूम कर लिए हैं, मान लिए हैं कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर क्या होता है, जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाता है, A अपॉन B यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाता है, जहां A और B यानी P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 के अलावा। 1 इज द कॉमन फैक्टर अदर देन नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, और जो नीचे वाला है यानी Q यानी B मस्ट नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और A और B यानी ये जो दो नंबर होते P और Q होते हैं वो को प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं। तो ये रेशनल नंबर आप जानते हैं। अगर ये रूट 5 रेशनल नंबर है तो ये A अपॉन B के फॉर्म में होगा। रूट 5 अगर रेशनल नंबर है तो A अपॉन B के फॉर्म में होगा। इसके नीचे हम 1 डालेंगे, इससे क्या होगा, रूट 5 और B का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 5 और B मल्टीप्लाई हो जाएगा और A इधर रहेगा। ठीक, रूट 5B इंटू A। अब दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से रूट गायब हो जाएगा। स्क्वायर और रूट कैंसिल ईच अदर, आपस में एक दोनों को काट देते हैं तो रूट से क्या रूट खत्म हो जाएगा। तो ये 5B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, 5B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि 5 जो है वो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 ऑल्सो डिवाइड है। अगर वो किसी के स्क्वायर टर्म को डिवाइड कर रहा है तो उसको भी डिवाइड करेगा। अगर 5 जो है स्क्वायर टर्म को डिवाइड कर रहा है तो यानी वो A को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, और अब हम A की वैल्यू को 5C मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? A की वैल्यू को 5C मान लेते हैं। एक इंटीजर C लिया है। ठीक है, अब 5 की वैल्यू को अगर हम 5C मान कर देखेंगे तो वहां भी हमको दिखेगा क्या, अब यहाँ हम स्क्वायरिंग करते हैं। क्या करते हैं? स्क्वायरिंग करते हैं। 5C मान लिया, अब स्क्वायरिंग करने पे क्या हो जाएगा, A स्क्वायर इज इक्वल टू 25C स्क्वायर। A इज इक्वल टू हम क्या माने थे, 5C, तो स्क्वायरिंग करने पे A स्क्वायर इज इक्वल टू 25C स्क्वायर। अब यहाँ जो 5B, अगर हम इक्वेशन 1 में A स्क्वायर की जगह पे 5B लिखते हैं, क्योंकि A स्क्वायर इज इक्वल टू 5B था, तो अगर हम A स्क्वायर की जगह पे 5B स्क्वायर लिखेंगे तो 5B स्क्वायर जो है वो 25 के स्क्वायर को इज इक्वल टू 25 स्क्वायर C स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से 5 और 25 दोनों इच अदर को कैंसिल करेगा तो यहाँ 5 आएगा। B स्क्वायर इज इक्वल टू 5C स्क्वायर। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि B स्क्वायर भी 5 को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, B भी 5 को डिवाइड करेगा। अगर B स्क्वायर 5 को डिवाइड कर रहा है तो B भी 5 को डिवाइड कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि A और B दोनों के लिए कॉमन फैक्टर आ रहा है क्या, 5। वहां आप पीछे देखें क्या कि A जो था A स्क्वायर वो भी 5 को डिवाइड कर रहा है, 5 जो है वो A को डिवाइड कर रहा है। तो A के लिए भी 5 एक फैक्टर हो जाता है और B के लिए भी 5 एक फैक्टर हो जा रहा है, लेकिन रेशनल नंबर के लिए कॉमन फैक्टर तो एक ही होना चाहिए। तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो गलत है। हमारा कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, गलत है। इसलिए हम फिर लिख सकते हैं कि रूट 5 जो है वो इरेशनल है। मेथड ये बहुत ईजी मेथड है। मेथड क्या है कि आपको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करना, पहले आपको मान लेना, फिर आपकी मान्यता को गलत प्रूव करना कि जो आपने माना था वो गलत है। इसी को अगर आप रिप्रेजेंट कर देते हैं अच्छे से तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और अगर हम रियल नंबर से अगला टॉपिक का बात करा जाए
तो एक रियल नंबर से यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा भी आपको अच्छे से आता होगा। यूक्लिड का अगर हम बात करें तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये भी आप पढ़े, इसको भी अच्छे से थोड़ा रिवाइज कर लेना है। इसके अलावा एक आपसे डेसिमल का पूछेगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का केस ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको बता दें कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, कोई फ्रैक्शन क्या है, टर्मिनेटिंग है या नहीं है। टर्मिनेटिंग ये हम डिसाइड करेंगे उसके डेनोमिनेटर पे, किस पे, डेनोमिनेटर पे, डेनोमिनेटर से डिसाइड करते हैं। अगर डेनोमिनेटर में 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n का फॉर्म है तो यानी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नहीं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। यानी 2 और 5 अगर उसके डेनोमिनेटर में फैक्टराइज करने के बाद 2 और 5 आता है, पावर कुछ भी रहे, m और n का पावर रहे, तो वो टर्मिनेटिंग है। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि उसका प्लेस बताइए, कहाँ वो काटेगा, वो प्लेस बताइए। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है कि किस प्लेस पे वो काटेगा, फर्स्ट प्लेस पे, डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे। तो प्लेस के लिए आपको क्या देखना होता है, प्लेस के लिए देखना होता है हाईएस्ट पावर। आपको पावर में देखना है, जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसका प्लेस होगा, जो हाईएस्ट पावर होगा वही जो होगा उसका प्लेस होगा। तो ये आपके रियल नंबर वाले चैप्टर से हो गए। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर, जो कि हमारा दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल होता क्या है, पहले अगर हम पॉलिनोमियल की बात कर ले तो पॉलिनोमियल क्या होता है, जो ax प्लस b के फॉर्म में होता है और a नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल को हम पावर के हिसाब से, x के पावर के हिसाब से अगर हम बात करें, x क्या है, एक वेरिएबल, x क्या है, एक वेरिएबल टर्म है और वेरिएबल कांस्टेंट आपने देखा तो x का एक वेरिएबल, अगर वेरिएबल के पावर को देखें, x का पावर अगर 1 है तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। ठीक है, और अगर x की पावर 2 है, x की पावर 2 है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर x की पावर 3 है, यानी वेरिएबल की पावर अगर 3 आ रही है तो इसे हम क्यूबिक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब जो पॉलिनोमियल चैप्टर से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका सबसे बड़ा मेन कॉन्सेप्ट जो है वो है जीरोज वाला। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, जीरोज वाला। जीरोज जो आपसे पूछेगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पूछेगा। किसका पूछेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसका आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ से हम जीरोज निकालते हैं, जीरोज। अब जीरोज क्या होते हैं, तो जीरोज दो हम मानते हैं, एक अल्फा और एक बीटा है, ये हमारे दो जीरोज है। अब दो जीरोज में दो कॉन्सेप्ट, एक सम ऑफ जीरोज पूछेगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछेगा। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a। सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, -b/a, ये सम ऑफ जीरो है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, c/a होगा। ये मेन आपका पॉलिनोमियल से कॉन्सेप्ट होगा। तो बहुत ज़रूरी है पॉलिनोमियल, पहले आप पहचानिए ax प्लस b के फॉर्म में होता है। थोड़ा सा आप पैराबोला का कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, पैराबोला को भी आप अच्छे से देख लेंगे। इसके अलावा जो आपसे पॉलिनोमियल में बेसिक 3 पॉलिनोमियल आपके सिलेबस में है, अगर वेरिएबल की पावर 1 है, x की पावर 1 है तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, और अगर x की पावर 2 है तो उसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, और x की पावर अगर 3 है तो उसे हम क्यूबिक कहते हैं। जो आपके सिलेबस में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब जीरोज क्या होता है, जीरोज दो होते हैं, अल्फा और बीटा। क्वेश्चन क्या पूछेगा, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए फॉर्मूला है c/a। ठीक है, ये पॉलिनोमियल चैप्टर हो गया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर वेटेज के अनुसार वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बहुत वेटेज रखता है, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से करना है। इसमें सबसे पहले हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन पे देखते हैं लाइन को। सबसे पहले हमारे पास लाइन 3 तरह के लाइन होते हैं। एक वो लाइन होता है जो इंटरसेक्ट कर रहा है, एक जगह इंटरसेक्ट करता है, इसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। और जो कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ये पैरेलल लाइन होता है। ये क्या होता है, पैरेलल लाइन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, जो किसी भी जगह इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है वो पैरेलल लाइन होता है।
और जो एक दूसरे पर को इंसाइड कर ले इसे हम को इंसिडेंस लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? को इंसिडेंस। ठीक है, को इंसिडेंट लाइन होता है। तो तीन तरह के लाइन है। अब ये जो कटिंग इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट है वहां से भी देखते हैं, जो एक जगह कट कर रहा है यही इसका जीरो है। ये क्या है? जीरोज वाला फैक्टर है, सॉल्यूशन है। इसमें हम किस नाम से जानते हैं? जीरोज को सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं? सॉल्यूशन के। एक जगह कट कर रहा है तो इसके एक सॉल्यूशन है। क्या है? एक सॉल्यूशन, जिसे हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक सॉल्यूशन है, इसलिए ये कंसिस्टेंट हो जाता है, कंसिस्टेंट होता है और इंडिपेंडेंट होता है। अब इसका जो कंडीशन है, जो फॉर्म है, जो फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका ये इंटरसेक्टिंग लाइन है जिसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका कंडीशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला आप कह लो क्या होता है? ए अपॉन ए स्क्वायर अपॉन A2 A1 बट्टे A2 नॉट इक्वल टू B1 B2। अब A1 B1 B2 के लिए आपको थोड़ा सा इक्वेशन पे आना चाहिए, लीनियर इक्वेशन पे। अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करें, लीनियर इक्वेशन के, तो पेयर का बात कर रहे हैं, तो पेयर का क्या रिप्रेजेंटेशन हो सकता है? तो वो होगा A1x प्लस B2y प्लस C1। ये पहला इक्वेशन के लिए हो जाएगा। पहला इक्वेशन के लिए A1x प्लस B2y प्लस C1। दूसरे इक्वेशन की हम बात करें तो A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये दो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म हो गए। दोनों एक लीनियर इक्वेशन, दोनों इक्वेशन की हम बात करें तो ये दो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएंगे। A1x B2y प्लस C1 ये पहला इक्वेशन के लिए, और दूसरा इक्वेशन के लिए A2x प्लस B2y प्लस C2 ये दूसरे इक्वेशन के लिए। अब दोनों इक्वेशन में अगर A1 और A2 का कंपेरिजन करा जाए, A1 बट्टे A2 अगर B1 बट्टे B2 के, यानी B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं आता, इक्वल नहीं आता, तो वो कौन सा होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। कौन सा होता है? इंटरसेक्टिंग। दूसरा हमारे पास है था पैरेलल, जो कहीं भी कट नहीं कर रहा है, यानी इसके नो सॉल्यूशन होते, कहीं पे मिल ही नहीं रहा है, तो सॉल्यूशन कहाँ से होगा? जीरो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। ये इनकंसिस्टेंट है और इंडिपेंडेंट है। और इसका फॉर्म क्या, फॉर्मूला क्या है? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा हमारे पास कोइंसिडेंट वाला है, जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन ये बहुत ज़्यादा कोलाइड कर रहा है, कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक है, तो इसलिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बहुत है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ये कंसिस्टेंट है और डिपेंडेंट है, कंसिस्टेंट है और डिपेंडेंट है। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये आपको याद रखना है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन से। और अगर हम लीनियर इक्वेशन से बात करें, जो कुछ और आपके चैप्टर के लिए, आपके सिलेबस के लिए लीनियर इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, अगर सॉल्व करने की बात करें, आपके पेपर में 3 मेथड पूछेगा, तीनों मेथड को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पहला अगर हम बोले सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड को। दूसरा एलिमिनेशन वाला मेथड को, एलिमिनेटिंग मेथड, ठीक है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो ग्राफिकल हो जाएगा। ग्राफिकल से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ग्राफिकल से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। एक फार्मूला वाला उसको भी देख लेना, लेकिन सबसे जरूरी आपके लिए बन जाता है लीनियर इक्वेशन में ग्राफिकल वाला। ग्राफिकल वाला आपको अच्छे से आना चाहिए, ग्राफ बनाकर, और उसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा, ठीक है। अगला चैप्टर हम बात करें तो वो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख लिया। क्या देख लिया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। x की पावर 2 है, इसलिए हम इसे क्वाड्रेटिक कहेंगे। क्वाड्रेटिक क्या होता है? इसका फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ आपको याद रखना है कि a b c क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, और a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख लिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो पूछेगा आपसे, जीरोज निकालने को पूछेगा, जीरोज या वैल्यू ऑफ x, जीरोज या वैल्यू ऑफ x, ठीक है, वो निकालने के लिए पूछेगा। तो उसके लिए हम कई सारे मेथड पढ़ते हैं। पहला मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम फैक्टर निकाल कर x की वैल्यू निकालते हैं, फैक्टर निकाल के x की वैल्यू निकालते हैं। दूसरा मेथड जो हमारे पास है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है? लेंदी मेथड है। कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड जो है वो लेंदी मेथड है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे हर सवाल बन सकता है वो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट 2a, ठीक है। और यही बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है ये हमारा d बनता है। इसे बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम किस नाम से जानते हैं, d के नाम से जानते हैं, यानी डिस्क्रिमिनांट के नाम से जानते हैं। तो फॉर्मूला आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, प्लस माइनस d रूट d अपॉन 2 है। इस तरह से भी आपको देखने को मिल सकता है। d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4 होता है। अब यहाँ से नेचर ऑफ रूट का क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है? नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन पूछता है कि रूट्स आप जो x की वैल्यू निकाले, रूट्स किसको बोलते हैं? x की वैल्यू को कहते हैं। जो x की वैल्यू निकालते हैं इसके नेचर कितने हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है d पर, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमारा 0 से अगर बड़ा आता है, यानी d जो है वो अगर 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे जो रूट निकलेंगे, कितने रूट निकलेंगे? 2 निकलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट निकलेंगे। वो दोनों रूट कैसा होगा? रियल रूट होगा। रियल होगा लेकिन अनइक्वल होगा। रियल एंड अनइक्वल। रियल होगा लेकिन बराबर नहीं होगा, अनइक्वल होगा। अगर हमारा d जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है, 0 के बराबर आ जाता है, तो हमारे दोनों रूट जो होंगे वो इक्वल रूट होंगे, दोनों बराबर रूट होंगे। अगर हमारा d जो है वो 0 से छोटा होता है तो रियल पॉसिबल नहीं है, इमेजिनरी रूट निकलेंगे, रियल रूट नहीं होंगे। तो ये नेचर ऑफ रूट भी आपको अच्छे से याद रखना। सबसे पहले क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, जिस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम d के नाम से भी जानते हैं। और यही हमारा d जो है वो डिसाइड करता है नेचर ऑफ रूट। अगर d जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो हम कहेंगे कि इक्वल है, अनइक्वल है लेकिन रियल है। d अगर 0 के बराबर है तो इक्वल रूट होंगे। अगर d जो है वो लेस देन 0 है तो इक्वल भी नहीं होगा, रियल भी नहीं होगा, इमेजिनरी रूट होगा। कैसा होगा? इमेजिनरी। रियल ही पॉसिबल नहीं है। तो ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अगला चैप्टर की ओर हम बढ़ते हैं और हमारा अगला चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम AP के नाम से जानते हैं। AP के नाम से जानते हैं। AP क्या होता है? इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच इस टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग a fixed number d to the preceding term except the first term. The fixed number d is called the common difference. इसमें d होता है जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और a जो होता है वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म में हम d जोड़ते जाएंगे तो ये एक क्या बनाएगा? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा, एक सीक्वेंस बनाएगा, जिसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं, जिसका जनरल फॉर्म क्या होता है? a होता है फर्स्ट टर्म, फिर a प्लस डी हो जाएगा सेकेंड टर्म, t2 जो हमारा दूसरा टर्म हो जाएगा, फिर तीसरा टर्म के लिए a प्लस 2d, a प्लस 3d। इस तरीके से हम सारे टर्म को निकाल सकते हैं। ये जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। अब इन एन AP विथ फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d, तो एंड टर्म क्या होगा? अगर आपको AP में a दिया हुआ फर्स्ट टर्म और आपको कॉमन डिफरेंस भी दिया है तो आप an निकाल के बताइए, एंड टर्म निकाल के बनाइए, nth टर्म निकाल के बनाइए। तो एंड टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है? a प्लस n माइनस 1d। एंड टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1d। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके AP के लिए। दूसरा सवाल हमसे पूछता है सम ऑफ एन टर्म। दूसरा सम वाला है। सम के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला हो जाएगा n/2। Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1d। Sn निकालने के लिए ये फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है जब l दिया रहता है, लास्ट टर्म हमारा क्या दिया रहता है? l। जब l देकर Sn पूछेगा, जब l यानी लास्ट टर्म देकर Sn पूछेगा तो हम इस फॉर्मूला के इस्तेमाल करेंगे जो हमारा है n/2 a प्लस l। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे कब? जब लास्ट टर्म दिया रहेगा। अगर a दिया रहे, d दिया रहे, Sn पूछे तो Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अगर l देकर पूछे तो n/2 a प्लस l। ये आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में सबसे पहला कॉन्सेप्ट शुरू होता है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, कि दो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो सकते कब? अब सिमिलर का कॉन्सेप्ट क्या है? आपने 9th में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा होगा। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? जब सेम शेप सेम साइज हो तो हम कॉन्ग्रुएंसी वाले मेथड पढ़ते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाता है। सिमिलरिटी क्या है? शेप आपका सेम होना चाहिए, यानी ट्राइंगल है तो ट्राइंगल होना चाहिए, लेकिन साइज डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट साइज पे भी जो है सिमिलरिटी होता है, छोटा बड़ा हो सकता है शेप, लेकिन आपका सेम है। यानी कि ट्राइंगल का हम सर्कल के साथ कर रहे हैं तो वो सिमिलरिटी नहीं कहलाएगा। तो सिमिलरिटी क्या होता है? दो ट्राइंगल्स है, अगर उसका शेप इक्वल है
और साइज डिफरेंट है तो वो सिमिलर का कॉन्सेप्ट कहलाएगा, सिमिलरिटी ट्राइंगल कहलाएगा, सिमिलर ट्राइंगल कहलाएगा। और सिमिलर को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, ये सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का सिंबल होता है। यहाँ आपको जो सबसे पहला चीज पहला थ्योरम पढ़ना होता है बीपीटी, जिसे हम थेल्स थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं, थेल्स थ्योरम कहते हैं। थेल्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। थेल्स थ्योरम क्या कहता है हमारा कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल ABC है, इसमें अगर BC से पैरेलल अगर एक लाइन ले लिया जाए, BC के पैरेलल एक लाइन आपका ड्रॉ किया जाए DF, DF क्या है, BC से पैरेलल लाइन ड्रॉ करा गया है, तो ये कहता है कि जो AB अपॉन DB होगा, AB अपॉन AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। क्या बोलता है, AF अपॉन FC, ये हमारा थेल्स पर में है, बीपीटी है। बीपीटी थ्योरम पूरा डिटेल पर लेना, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। बीपीटी थ्योरम क्या होता है कि एक ट्राइंगल है, उसमें अगर हम BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं DF, अगर ये लाइन पैरेलल है तो इसका रेशियो AD और DB का रेशियो AF और FC का रेशियो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। इसी का कन्वर्स क्या है कि अगर ये इक्वल है इसका मतलब लाइन क्या है, पैरेलल है, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। तो बीपीटी आपके बहुत काम का है, बीपीटी को अच्छे से पढ़ना है। फिर अगर दो सिमिलर ट्राइंगल है तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर सिमिलर ट्राइंगल है, जैसे मान लीजिए ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, दो ट्राइंगल है, अगर दोनों सिमिलर है तो पहली बात आपको याद रखना कि इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी A के इक्वल D होगा, B के इक्वल E होगा, C के इक्वल F होगा, पहली बात। दूसरी बात है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड जो होंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड जो होंगे उसका रेशियो इक्वल होगा, उसकी प्रोपोर्शनलिटी इक्वल होगी, प्रोपोर्शनलिटी वो इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF, यानी दो सिमिलर ट्रायंगल में हमको क्या देखने को मिलता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है और कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरी बात आती है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है, तो एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ट्राइंगल DEF, एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होता है, स्क्वायर का AB बटे DE का स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू BC अपॉन EF का स्क्वायर इज इक्वल टू, तीसरा आपका इक्वल हो जाएगा AC अपॉन DF का स्क्वायर, AC अपॉन DF का स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स का फॉर्मूला है। फिर आपके लास्ट में एक थ्योरम आता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या आता है, पाइथागोरस थ्योरम। ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस के लिए कहता है कि h का स्क्वायर जो होगा वो p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दोनों के सम का स्क्वायर जो होगा वो h के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज बोथ का सम का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। इससे हम फिर सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। अगर परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालना है तो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, b निकालना है तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके ट्राइंगल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके सारे थ्योरम आपको अच्छे से कर लेना है एक बार रिवाइज। इसके बाद हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कम समय में आपको सारे ऑल 14 चैप्टर का रिवाइज कराना है, इसलिए ध्यान से आपको देखना है। अगला चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वेटेज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, CBSE वेटेज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसमें आप जानते हैं ये आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस होता है, जो हमारा वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट को हम किस नाम से जानते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा के नाम से भी जानते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। ये भी आपको बात याद रखनी है। और ऑब्जेक्टिव के लिए बता देते हैं, जब आपका एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट होगा, एक्स एक्सिस पे होगा तो y 0 हो गए और y एक्सिस पे होता है तो x 0 होता है। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस ग्राफ को अच्छे से देखें तो इसमें आपको सबसे पहले ये ओरिजिन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, ओरिजिन। क्या हमको दिख रहा है, ये आपको ओरिजिन दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है
यानी ओरिजिन का अगर हम कोऑर्डिनेट का बात करें, किसका बात करें, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो 0 0 होता है। क्या होता है, 0 0, एक्स भी 0 और वाई भी 0 होता है। ठीक है, अब इसमें आप 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट है। अब चारों क्वाड्रेंट में आपको जो याद रखना है वो साइन याद रखना है कि पहला क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों जो होंगे वो प्लस होंगे, दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे। दूसरा क्वाड्रेंट में आपका एक्स माइनस होगा, वाई प्लस होगा। तीसरा क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों माइनस होंगे। चौथा क्वाड्रेंट में आपका एक्स प्लस होगा, वाई माइनस होगा। ये भी यहाँ से भी आप बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं वर्ड मार्क्स में, तो ये भी हो गया। इसके बाद इस चैप्टर के फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला सबसे पहले आता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला यानी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने, क्या निकालने, 2 पॉइंट के बीच की P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला का। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट, ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला। इसके बाद आता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, जब हम सेक्शन में डिवाइड करते हैं, रेशियो में m/n के रेशियो में हम डिवाइड करते हैं एक लाइन को, तो वहाँ पे हम सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। उसकी x की वैल्यू निकालने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे m(x1 + n(x2 + अपॉन में m+n), ठीक है। और y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, my1 + ny2 अपॉन में m+n। तीसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए फार्मूला क्या है, 1/2 इंटू में x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू में y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू में y1 माइनस y2, ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। एक आपका बीड पॉइंट, एक आपका मिड पॉइंट का पूछेगा, तो मिड पॉइंट के लिए आपको याद रखना है कि मिड पॉइंट के x निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y निकालने के लिए y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये मिड पॉइंट। तो ये आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, सारे हो गए। अब बढ़ते हैं अगला दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सीबीएसई क्लास 10 सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और आपके आगे फ्यूचर के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, यानी कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है उसको देखो। सबसे पहला चीज कि ट्रिग्नोमेट्री लागू होता है किस ट्रायंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे। एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, उस राइट एंगल ट्रायंगल पे लगे। अब यहाँ पाइथागोरस का रूल आपने पढ़ा, पाइथागोरस का थ्योरम आपने पढ़ा कि जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनस कहलाती है। इसके बाद जो दो साइड है वो परपेंडिकुलर और बेस होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है एंगल के हिसाब से, थीटा के हिसाब से। अगर थीटा अगर सी पे रखा हुआ है तो इसके सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और बाकी जो होगा बचा हुआ बेस होगा। अगर हम थीटा यानी एंगल ए की बात करें तो इसके हिसाब से इसके सामने वाला ये बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये ए बी, इसके लिए ये ए बी जो हो जाएगा वो बेस हो जाएगा, ए बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो पहली बात आपको याद रखनी है, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं और डिपेंड करता है थीटा पे। अब थीटा से हम टी रेशियो की बात करें, किसकी बात करें, टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात करें। हमारे पास 6 रेशियो होते हैं, साइन, कॉस्टेंट, कॉसेक, सेक और कॉट थीटा, ये हमारे पास 6 रेशियो होते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम साइन थीटा की बात करें तो इसके लिए सबको याद करने के लिए आपने कितनी सारी ट्रिक पढ़ी होगी और हमारे चैनल पे भी बहुत सारी ट्रिक आपको दी गई है, सिखाई गई है। साइन, कॉस और टेन का सबसे पॉपुलर ट्रिक जो है साइन थीटा के लिए वो है, तीनों को याद करने के लिए पंडित, बद्री, प्रसाद, हरहर बोले। तो साइन थीटा पे आता है पंडित और प्रसाद यानी P/H, कॉस थीटा पे आता है बद्री और हरहर तो B/H, और प्रसाद और बोले ये हमारा टेन थीटा P/B। इसके अलावा जो 3 थीटा होता है वो रेसिप्रोकल है, तो साइन का हो जाएगा कॉसेक, और कॉसेक थीटा के लिए आपको साइन को उल्टा कर देना है, H/P हो जाएगा। इसके बाद सेक के लिए बात करा जाए तो सेक कॉट का रेसिप्रोकल, इसके लिए हमको B/H करना होगा। इसके बाद कॉट थीटा टेन का रेसिप्रोकल, इसको उल्टा कर दीजिए B/P, BP कॉट थीटा के पास BP होता है। तो ये आप 6 रेशियोज अच्छे से याद कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा चीज जो आपको ट्रिग्नोमेट्री से पूछेगा, वो ट्रिग्नोमेट्री से दूसरा चीज जो पूछा जाएगा वो क्या है, ट्रिगो टेबल्स। आपको कुछ स्पेसिफिक एंगल पे वो टेबल याद रखना है, 0 to 90 डिग्री। इसके भी कई सारे ट्रिक है, इस चैनल पे भी ट्रिक्स आपको दिए गए हैं।
ट्रिक्स के लिए आपको क्या करना है, सारे एंगल याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप साइन थीटा की वैल्यू याद रखते हैं, साइन थीटा की हर एंगल पे वैल्यू याद रखते, तो आप सारे थीटा की खुद ही बना सकते हैं और पेपर में पहले ये बना लेना अपने से ट्रिक्स की मदद से। साइन थीटा याद रखने के लिए वो बहुत आसान है। साइन 0 जो होता है वो 0 होता है। साइन 30, 45, 60 और 90 ये सारे वैल्यू को आप अच्छे से याद रख लीजिए। साइन 0 0 होता है। साइन 30 जो होता है 1/2 होता है। साइन 45 1/√2 होता है। साइन 60 यानी साइन 60 √3 होता है। साइन 90 1 होता है। फिर इसको उल्टे डायरेक्शन में ले जाएंगे तो हमको कॉस थीटा मिल जाएगा। साइन अपॉन कॉस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये हमारा हमको मिलता है क्या है, टेन थीटा। तो साइन और कॉस की वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा मिल जाएगा। फिर अगर हम साइन के रेसिप्रोकल में जाएंगे, 1 साइन करेंगे तो कॉस सेक मिलेगा, 1 कॉस करेंगे तो सेक मिलेगा, 1 कॉट करेंगे तो 1/10 करेंगे तो कॉट मिल जाएगा। तो ये ट्रिगो टेबल्स को भी आपको अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद सबसे जरूरी है आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, जहां से आपको प्रूव दैट के क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछते हैं, प्रूव दैट के क्वेश्चन। तो 3 आइडेंटिटीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इस तीनों आइडेंटिटीज को अच्छे से याद रखना। पहला जो हेड ऑफ द आइडेंटिटीज है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा आइडेंटिटीज है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटीज है हमारे पास 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट है। पहली बात आपको याद रखनी कि राइट एंगल ट्रायंगल पे बनेगा, इससे हमको 6 रेशियोज पढ़ना, 6 रेशियोज को अच्छे से याद रखना है। फिर ट्रिगो टेबल, हर एंगल पे 6 जो रेशियोज होते हैं उसके वैल्यू आपको याद रखने हैं। इसके बाद आइडेंटिटीज, तीनों आइडेंटिटीज को अच्छे से कर लेना है। अब अगला चैप्टर की बात करें तो हमारे पास अगला चैप्टर है सर्कल। सर्कल से 2 बेसिक थ्योरम पूछे जाते हैं। सर्कल पे पहली बात कर ले तो सर्कल आप ऑलरेडी जानते होंगे, ये हमारे पास सेंटर होता है। सेंटर से ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। सबसे बड़ी कॉर्ड की बात करा जाए, इस पूरे कॉर्ड को हम डायमीटर कहते हैं। रेडियस इज इक्वल टू d/t, डायमीटर इज इक्वल टू 2r। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। अगर हम सर्कल के सरकमफ्रेंस की बात करें, इसके बाउंड्री की बात करें सरकमफ्रेंस की, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2πr। पाई की वैल्यू 22/7 या वो 3.14 आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अगर इसके एरिया की बात करें तो वो होता है πr², बेसिक फार्मूला। अब इसमें जो 2 थ्योरम है वो 2 थ्योरम को आपको अच्छे से याद करना है। पहला थ्योरम क्या कहता है, 10.1 द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। टेंजेंट क्या होता है, सबसे पहले टेंजेंट समझना है। टेंजेंट वो लाइन होता है जो सर्कल को छू कर गुजर रहा है। सर्कल को छू कर पास करने वाला लाइन जो होता है उसे हम टेंजेंट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। और अगर एक सर्कल को 2 जगह बाइसेक्ट करके अगर कोई लाइन जाएगी तो इसे हम सेकेंड कहेंगे। क्या कहेंगे, सेकेंड कहेंगे। लेकिन यह टेंजेंट का थ्योरम पढ़ना है तो थ्योरम आपको क्या कहता है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। किसी भी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट को गुजारते हैं, टेंजेंट जाता है, एक लाइन पास करता है, तो इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है जहां से वो कॉन्टेक्ट करके गुजर रहा है, उसके रेडियस के यानी रेडियस से वो परपेंडिकुलर होता है। रेडियस से वो 90 डिग्री बनाता है। यानी ये आपका सेंटर हो जाएगा, सेंटर से ये रेडियस है, रेडियस से ये जो टेंजेंट है ये 90 डिग्री बनाता है। ये हमारा पहला थ्योरम है, इसको अच्छे से आपको प्रूफ के साथ पढ़ लेना। दूसरा इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो है कि अगर हम कोई मतलब बाहरी पॉइंट की बात करें, कोई इंटरनल एक्सटीरियर पॉइंट की बात करें, तो एक्सटीरियर पॉइंट से कितने टेंजेंट गुजरे जा सकते हैं, टेंजेंट। अगर हम एट एनी पॉइंट बात करें तो इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट है। अगर एक फिक्स पॉइंट की बात करें वो भी एक्सटीरियर पॉइंट के, तो यहाँ से 2 टेंजेंट गुजर सकता है। एक टेंजेंट आपका इस तरह से यहाँ से गुजरेगा और दूसरा यहाँ से। तो दूसरा थ्योरम कह रहा है ये जो दोनों टेंजेंट की लेंथ होंगी वो लेंथ इक्वल होगी। क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक बाहरी पॉइंट से अगर कोई 2 टेंजेंट को ड्रॉ किया जाता है तो उसका लेंथ क्या होता है, वो इक्वल होता है। ये हमारा दूसरा थ्योरम है, इसको अच्छे से कर लेना। अब बढ़ते अगला चैप्टर, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसको आपको कर लेना है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। इसमें सेक्टर का और सेगमेंट का कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको 2-3 फार्मूले, पहला फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर πr² थीटा अपॉन में 360,
दूसरा लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क के लिए 2 पाई थीटा अपॉन में 360, और एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए क्या है, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर, जिस सेक्टर से बात कर रहा है, और एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। ये 3 फार्मूला अच्छे से कर लेंगे, उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए है ही नहीं। अगला चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट और लेंदी चैप्टर, बहुत लेंदी है, बहुत सारे फार्मूला है, वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले फिगर की बात करें सॉलिड की, तो हमारे पास क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसके वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसके अलावा 2 और फार्मूला, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, CSA और TSA। तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2HL+B, 2HL+B ये क्यूबॉइड का हो जाएगा, और TSA क्या हो जाएगा, 2 इंटू LH प्लस LB प्लस BH, ये हमारा क्यूबॉइड के लिए टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। क्यूब क्या होता है, क्यूब का अगर हम वॉल्यूम की बात करें, क्यूब ऐसा स्ट्रक्चर है, इसके वॉल्यूम की बात करा जाए तो A² A क्यूब यानी साइड का क्यूब, और इसका अगर हम CSA की बात करा जाए, कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो 4A², टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 6A², टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 6A²। तीसरा फिगर हमारे पास आता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर भी बहुत पूछा जाता है। सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, और इसके CSA का बात करा जाए तो 2πrh, TSA का बात करा जाए तो 2πrh+r, 2πrh+r, ये इसका TSA हो गया। इसके बाद अगला जो हमारे पास सॉलिड है वो है राइट सर्कुलर कोन। कोन की बात करा जाए तो कोन में क्या होता है, लेटरल हाइट होता है, तो कोन का वॉल्यूम 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। CSA πrl, L क्या है, लेटेंट हाइट, πrl CSA हो जाएगा, और TSA क्या हो जाएगा, πrl+r, πrl+r, ये TSA हो जाएगा। फिर हमारे पास स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³, और स्फीयर का CSA 4πr², स्फीयर का CSA क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया 4πr², और टोटल सरफेस एरिया 4πr², ठीक है। इसके बाद हेमिस्फीयर की बात करा जाए तो 2/3 πr³, CSA 2πr², और TSA 3πr²। इसके बाद अगला अगर हम बात करें, हमारे पास अगला चैप्टर है स्टैटिस्टिक का। स्टैटिस्टिक भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लॉन्ग में पूछा जाता है, इजी चैप्टर है, और यहाँ से पहला चीज जो आता है वो मीन आता है। मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा FIXI बट्टा सिग्मा FI। मीन का फॉर्मूला सिग्मा FIXI बट्टा सिग्मा FI बट्टा सिग्मा FI, ये हम मीन निकालने के लिए। मीन का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है कि मीन को हम एवरेज की तरह भी पढ़ते हैं। मीन को किस तरह पढ़ते हैं, एवरेज की तरह। एवरेज की तरह क्या है, मीन निकालने के लिए एक फॉर्मूला, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं मीन को। इसके बाद उसका अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करा जाए, जब हम टेबल को बनाएंगे तो उसमें आपको क्लास मार्क दिखेगा। क्लास मार्क क्या होता है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्लास मार्क मिल जाता है। इसके बाद अगर हम दूसरा फॉर्मूला की तरफ बढ़े तो हमारे पास है मोड। मोड क्या होता है, जो मैक्सिमम नंबर पे आता है वो मोड कहलाता है। एक ऑब्जेक्टिव में जो सबसे ज़्यादा बार आया वो मोड होता है। फिर फॉर्मूला बेस्ड जो आपके सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, L+F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पे ये सब है क्या, तो L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। सबसे पहले आपको मॉडल क्लास देखना है। मॉडल क्लास वो होता है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम मॉडल क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडल क्लास कहते हैं। अब उस मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होगा उसे L कहेंगे। इसके बाद F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जो फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की वो आपका F1 कहला जाएगा। और फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मॉडल क्लास, उससे मॉडल क्लास से पहले वाली, ठीक पहले वाली जो हो जाएगी वो F0 हो जाएगी। F2 क्या हो जाएगा, ठीक बाद वाली जो हो जाएगी वो F2 हो जाएगी। इसके बाद H क्या होती है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, जो क्लास इंटरवल है उसका साइज क्या है उसे हम H कहते हैं। मॉडल क्लास वो होता है क्लास इंटरवल विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो मॉडल क्लास होती है। सारे टर्म आप समझ गए, इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद कर लेना। अगला हमारे पास है मीडियन। मीडियन पूछता है, मीडियन को भी अगर ऑब्जेक्टिव में बात करा जाए तो 2 तरह से निकाल सकते हैं। जब आपका एन टर्म अगर ऑड होगा, एन टर्म अगर ऑड होगा तो मीडियन निकालने के लिए है n +1/2 ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं। अगर n आपका इवन आता है
तो आप मीडियन n/2 टर्म करके जो है वो मीडियन निकाल सकते हो। तो मीडियन के ये दो ऑब्जेक्टिव बेस्ड फार्मूला, सब्जेक्टिव बेस के लिए आपका फार्मूला L + n/2 - CF अपॉन में F × H। अब यहाँ पे CF क्या है, L क्या है, तो L वही लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा, मीडियन क्लास जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो मीडियन क्लास कहलाएगा, और उसका जो लोअर लिमिट होगा उसे हम L कहेंगे। n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन की जो बात करेगी वो n हो जाएगी, n/2 सिंपल उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। CF की बात करें तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। CF जो हो जाएगा, जो मीडियन क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो CF होगी। F क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी जो हाईएस्ट होगी, और H क्या होगा, क्लास साइज होगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले चैप्टर और द लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। बहुत इजी चैप्टर है और आपका अंतिम चैप्टर, लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बोले तो संभावना। अब किसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी, इसमें बेसिक 2-3 कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास कॉइन का कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट है कॉइन का कॉन्सेप्ट, यानी जब हम एक सिक्के को उछालते, कॉइन में क्या होता है, कॉइन में 2 टर्म आते हैं, एक आपका हेड होता है और दूसरा टेल होते हैं। ठीक है, एक हेड होता है और टेल होता है। कोई आदमी बता सकता है कि अगर हम सिक्का उछालेंगे तो हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, उसका प्रोबेबिलिटी बता सकता है। प्रोबेबिलिटी उसी का नाम है, संभावना का नाम है कि हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, लेकिन कब कितना आ सकता है उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर एक सिक्का को, एक कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं, उसको उछालते हैं, तो कितने हेड आ सकते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने बन सकते हैं, इवेंट कितने बन सकते हैं, तो 2 ही। अगर एक सिक्का को, एक कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो कितने ऑब्जर्वेशन बन सकते हैं, 2 ऑब्जर्वेशन बन सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन कभी कभार ऐसे भी पूछ लेगा कि 2 कॉइन्स को हम टुगेदर टॉस करते हैं, 2 कॉइन्स को टुगेदर टॉस करते हैं, यानी 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने बन सकते हैं, कितने पॉसिबल इवेंट हो सकते हैं, कितने प्रोबेबिलिटी आने के आउटकम हो सकते हैं। अगर हम आउटकम की बात करें, कितने आउटकम हो सकते हैं, अगर 2 कॉइन को टॉस करा जाए तो इसके कितने आउटकम हो सकते हैं, 4। 3 कॉइन को करा जाए तो कितने हो सकते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। इसके लिए क्या है, एक फॉर्मूला है, उससे आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, अगर हम कॉइन के संदर्भ में बात करें, कॉइन के लिए बात करा जाए, कितने कॉइन को टॉस करते हैं तो आउटकम अगर निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2 to the power n, 2 to the power n। अब n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स है, m क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स है। अगर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो 2 to the power 1, यानी कितने आउटकम आ सकते हैं, 2 आउटकम आ सकते हैं। अगर हम 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं या टॉस टुगेदर भी करें, तो अगर हम 2 सिक्के की बात करें, 2 कॉइन की बात कर रहे हैं, तो 2 to the power 2, यानी कितने आउटकम आ सकते हैं, 4 आउटकम आ सकते हैं। अगर हम 3 कॉइन की बात करें तो 2 to the power n, यानी n की जगह हम 3 रख देंगे, यानी कितने आउटकम आ सकते हैं, 8 आउटकम आ सकते हैं। तो ये भी आपके पॉइंट के मतलब ऑब्जेक्टिव बेस्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप सारे आउटकम को भी अच्छे से लिख भी सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है डाइस का। दूसरा कॉन्सेप्ट डाइस का या डाई का बात करा जाए, डाइस में कितने नंबर होते हैं, डाइस आपने देखे होंगे, जो लूडो की गोटी आते हैं खेलने का जो आता है, उसमें 6 तक नंबर होते हैं, 1 to 6 नंबर होते हैं। अब 1 to 6 नंबर होते हैं, इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, प्राइम नंबर करके पूछ दिया, ऑड नंबर करके पूछ दिया कि प्राइम नंबर का आप प्रोबेबिलिटी बताओ, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये सारे आपको नंबर क्लियर होने चाहिए, प्राइम कौन होता है, ऑड कौन होता है, कंपोजिट कौन होता है, इवन कौन होता है। और तीसरा जो हमारे पास केस है वो कार्ड का केस है। तीसरा केस क्या है प्रोबेबिलिटी के लिए, कार्ड का। कार्ड का केस क्या होता है, कार्ड में आपको टोटल नंबर ऑफ, अगर हम कार्ड की बात करा जाए तो टोटल नंबर कितने होते हैं, उसमें 52 होते हैं, 52 नंबर होते हैं। इसमें आपको कई तरह के कार्ड दिखते हैं, 4 तरह के कार्ड दिखते हैं। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो एस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एस होता है। इसके बाद किंग होता है, फिर जोकर होता है, फिर हमारे पास क्वीन होते हैं। इसके बाद आपके पास नंबरिंग कार्ड है। नंबरिंग कार्ड आप जानते होंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3 और 2 तक, ये हमारे पास नंबरिंग कार्ड होते हैं। टोटल मिला के 52 कार्ड होते हैं। उसमें आपको डायमंड के कार्ड देखने को मिलता है। उसके बाद ब्लैक एंड रेड टाइप दो ब्लैक के कार्ड होंगे और 2 रेड के कार्ड होंगे। और इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछेगा वो आपको पिक कार्ड के लिए पूछेगा कि पिक कार्ड कौन सा होता है, यानी पिक्चर वाला कार्ड कौन सा होता है। तो पिक्चर वाले कार्ड हमारे पास 3 होते हैं, किंग, जोकर और क्वीन। के, जे, क्यू, ये
पिक्चर वाले कार्ड होते हैं और इसकी टोटल नंबर हम बात करें तो 52 में टोटल नंबर 12 होते हैं। टोटल नंबर कितने होते हैं? 12 होते हैं। क्वेश्चन इसी बेस पे पूछेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन पूछ लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक क्वीन पूछ लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड किंग पूछ लिया। तो इसके लिए आपको सारे कार्ड अच्छे से, कार्ड का कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ये टोटल मिला के आपका 52 कार्ड होते हैं। मेनली अगर हम प्रोबेबिलिटी में बात करें तो हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट है, क्वाइन का, डाइस का और कार्ड के। तीनों कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से याद कर लेते तो प्रोबेबिलिटी उतना वेटेज आपके लिए नहीं रखता, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं। मेनली आपको ध्यान देना है वेटेज के हिसाब से जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं आपका पेपर काफ़ी बढ़िया जाने वाला है। तो ये आपके कंप्लीट मैथ्स का रिवीजन हो गया। अगर इसमें आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट करना और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो आप कल पेपर देने जाने वाले हैं, मैथ्स का पेपर सीबीएसई क्लास 10। सभी दोस्तों को आपको इस वीडियो को शेयर कर देना और अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए, सभी पेपर के इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद टॉपर सिस्टम। थैंक यू।